अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूले। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, कॉलेजियम सिस्टम और टेनर रिमूवल, सैलरी एंड अलाउंसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और साथ हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसी भी संघात्मक संविधान के लिए एक सबसे ऊंचे, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय का होना परम आवश्यक है। गार्नर ने कहा है, न्याय विभाग के अभाव में एक राज्य संघ राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत का न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व 1935 अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित था, परंतु उस समय भारत का संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय देश के संविधान तथा कानून का सर्वोच्च व्याख्याता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी दीवानी तथा फौजदारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार तथा एक या अधिक राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों, साथ ही राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विवादों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। यह अभिलेख न्यायालय का सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा समय समय पर संसद न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। 1952 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 10, 1960 में 13 और 77 में 17 कर दी थी। 1986 में संवैधानिक संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी। फरवरी 2019 को संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश सहित 34 कर दी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 में न्यायाधीशों की योग्यताएं निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है वो भारत का नागरिक हो। सेकंड, कम से कम लगातार 5 वर्षों तक किसी एक या 2 से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। थर्ड, कम से कम उसने 10 वर्ष लगातार किसी एक या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो। एंड फोर्थ, राष्ट्रपति के विचार में एक अच्छा कानून शास्त्री हो। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 124 के प्रावधान अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों के परंपरा पर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत में संविधान लागू होने के पश्चात ये परंपरा बनी है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता यानी सीनियरिटी के टेनर में किया जाता था, किंतु 1973 को यह परंपरा टूट गई। न्यायमूर्ति JL शेलट, KS हेगड़े तथा AS ग्रोवर को छोड़कर न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दूसरी बार जनता दल की सरकार में न्यायमूर्ति MH वे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। 1993 के बाद वरिष्ठता क्रम का पालन किया जा रहा है। सरकार की इस संहिता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में रद्द कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही यानी सीनियर मोस्ट जजेसों को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, परामर्श एवं कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधानों में परामर्श शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में न्यायालय ने अपने फर्स्ट जजमेंट को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया। तृतीय न्यायाधीशों के मामले 1998 में न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली एडवाइस प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है।
मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती। उन्हें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श यानी कॉलेजियम वकीलों का समूह से परामर्श करनी चाहिए। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उसे सरकार को नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। अदालत ने माना है कि परामर्श प्रक्रिया के मापदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी यानी फोर्सिबल नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी। ये वर्ष 1998 से चलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के लिए किया जाता था। भारत के मूल संविधान में या संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली एवं न्याक यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली। कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नाम पर प्रस्तावित करता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नामों के कॉलेजियम को भेजती है। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर विचार करता है एवं अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल को सरकार के पास भेज देता है। यदि कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुनः भेजता है तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी होगी, लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा तय नहीं है। यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लगता है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम की स्थापना की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और एनजेएसी को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ थी। नेक्स्ट है ओथ। 18 नवंबर 2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शरद अरविंद बोबड़े को भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवाई। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होगी, जो इस प्रकार से है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा। संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। इस तरह की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। नेक्स्ट है कार्यकाल। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि इस संबंध में 3 प्रावधान किए गए हैं। वो 45 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। इससे पूर्व त्यागपत्र देकर वो पदमुक्त हो सकता है। अमेरिका में न्यायाधीश का कार्यकाल आजीवन है यानी लाइफ टाइम है। नेक्स्ट है रिमूवल यानी पदच्युति। न्यायाधीश को 45 वर्ष की आयु से पहले भी सदाचार और उसकी असमर्थता के कारण पद से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम के द्वारा न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। किसी न्यायाधीश पर कदाचार या असमर्थ के विरोध लोकसभा के कम से कम 100 तथा राज्यसभा से 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसके बाद 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है। 2 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के तथा उन प्रख्यात विधिवेता होते हैं। यहाँ 2/3 से पारित होने न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है। भारत में पहली बार 1991 को न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध लगाई गई समिति ने 14 आरोपों में से 11 को सही ठहराया था। 10 मार्च 1993 को उस पर महाभियोग लाया गया। बहुमत अभाव के कारण पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस यानी वेतन एवं भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर
संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्तियों के बाद इनमें कटौती नहीं की जाती। 1950 में संविधान लागू के समय मुख्य न्यायाधीश को 5,000 रुपये प्रति वेतन प्रति माह दिया जाता था। अन्य न्यायाधीशों को 4,000 रुपये मिलता था। 2018 से मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख प्रति माह से बढ़ाकर 2,80,000 प्रति माह कर दिया तथा अन्य न्यायाधीशों का 90,000 से बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया। ये वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन के अलावा निःशुल्क आवास, बिजली, टेलीफोन, डॉक्टरी सेवा, मुफ्त यात्रा व अवकाश ग्रहण के बाद मासिक पेंशन दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के दौरान उनके वेतन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 126 के अनुसार यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अनुपस्थिति हो या कार्य करने में असक्षम हो तब राष्ट्रपति कार्यवाहक या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट एडॉक जस्टिस यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में जब गणपूर्ति का अभाव हो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यताएं रखते हो उन्हें अस्थायी तौर पर नियुक्त कर सकता है। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समान पूरी सुविधाएं मिलती है। एडॉक जजिसों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। एडॉक जजिस केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है। अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। यह कार्यकारी मंत्रियों की परिषद और विधानमंडल संसद के अतिक्रमण, दबावों एवं हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। फर्स्ट है नियुक्तियों का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्त, संचित निधि से व्यय, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। एंड लास्ट कार्यपालिका से पृथक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अंतिम न्यायालय है। इसकी शक्तियाँ इतनी व्यापक है कि कई विद्वानों ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक शक्तिशाली बताया है। आलादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी संघ में विद्यमान सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी विशाल अधिकार क्षेत्र रखता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को काफी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इसके क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एंड नेक्स्ट अप्लाइड जुडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, एंड थर्ड एडवाइजरी जुडिक्शन यानी परामर्श क्षेत्राधिकार। फर्स्ट डिस्कस करते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होता। अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फर्स्ट है एक और भारत सरकार तथा दूसरी और एक या एक से अधिक राज्य हो। सेकंड, एक और भारत सरकार के साथ एक या एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरी और एक या एक से अधिक राज्य हो। एंड थर्ड, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो। नेक्स्ट, प्राइमरी जुडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के संबंध में प्रारंभिक अधिकार। भारत के संविधान ने
मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को दिया है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षालेख, उत्प्रेषण लेख जारी करता है। नेक्स्ट, अप्लाइड जुडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 132 के अनुसार केवल सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक अभियोग में अपील। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि सर्वोच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है तो अपील की जा सकती है। संवैधानिक किसी भी अभियोग में चाहे दीवानी हो या फौजदारी उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है अपील इन सिविल केसेस यानी दीवानी अभियोग में अपील। संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब उच्चतम न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि उस मुकदमे में 20,000 रुपये से कम या वो रकम जो संसद कानून बनाकर निश्चित करे उस मुकदमे में यानी उस केस में 20,000 रुपये कीमत की जायदाद या दावा निहित हो। नेक्स्ट, क्रिमिनल मैटर्स यानी आपराधिक मामले। संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है, उच्च न्यायालयों में अपील प्रस्तुत होने पर किसी अपराधी की मुक्ति के आदेश को पलट के मृत्युदंड दिया हो। सेकंड, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से यानी सोवर्नेट कोर्ट से मुकदमा अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। लास्ट, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार के योग्य है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेशल अपीलेट जुडिक्शन यानी विशिष्ट अपील है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने की इजाज़त दे तब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सैनिक कानून के अंतर्गत स्थापित किए गए किसी न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद के अंतर्गत अपील करने की विशेष आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन यानी परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को दो तरह से राय दे सकता है। फर्स्ट, राष्ट्रपति यदि किसी समय अनुभव करे कि सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य संबंधी प्रश्न का हो। सेकंड, राष्ट्रपति किसी ऐसी संधि, करार, पसविदा, वचनबद्ध सदन या किसी वैसी आय लिखित के बारे में भी जो संविधान के प्रारंभ से की गई थी या निष्पादित की गई थी और उसके पश्चात भी लागू है, उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय की राय मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है। ये राष्ट्रपति के लिए बाध्य यानी फोर्सिबल नहीं है। आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में अपनी राष्ट्रपति को राय दी है जो कि इस प्रकार से। फर्स्ट है 1955 में इन द डेली लॉज अधिनियम मामले में। एंड सेकंड 1952 में इन द सी कस्टम अधिनियम के मामले में। एंड थर्ड 1956 में इन द वेसवारी के मैटर में। एंड फोर्थ 1958 में इन द केरल एजुकेशन। एंड फिफ्थ 1965 में केशवा सिंह के मामले में। एंड सिक्स 1974 में इन द प्रेसिडेंशियल पोल के मामले में। एंड सेवन 1975 में इन द स्पेशल कोर्ट रेफरेंस के मामले में। एंड एट 1991 इन द मैटर ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के मामले में। एंड नाइन्थ 1993 में इन द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में। एंड 10th 1998 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त के 8 मामलों में राष्ट्रपति की सलाह दी है, परंतु 24 अक्टूबर 1994 को राम जन्मभूमि
बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचैल्या की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय का जवाब देने से इनकार कर दिया। एंड नेक्स्ट, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को 2 तरह की शक्तियां हैं। फर्स्ट, अभिलेख न्यायालय होने के कारण सुप्रीम कोर्ट को अपने अपमान मानहानि के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को दंड दे सकता है। न्यायालय की मानहानि अधिनियम 1971 के अंतर्गत 6 वर्ष का जेल या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों को सब जगह साक्षी रूप से स्वीकार किया जाता है। अनुच्छेद 141 देश के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। देश के सभी न्यायालयों को इनका सम्मान करना पड़ता है। नेक्स्ट, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स यानी अपने निर्णयों पर पूर्ण विचार का अधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और वो स्वयं अपने द्वारा बनाए गए नियमों, निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, समीक्षा के कारण संविधान को सर्वोच्चता के सिद्धांतों को बनाए रखने। सेकंड, संघीय समानता को बनाए रखने के लिए नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक यानी गार्डियन है। संविधान के भाग 3 में वर्णित लोगों के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेषण लेख है। किसी व्यक्ति के अधिकार पर अतिक्रमण होने पर सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। अनुच्छेद 12 तथा 31 के विरोधी कई कानून को भी अवैध घोषित किया है। ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य सरकार मुकदमे में निर्णय दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य व मिनराव मिल्स बनाम भारत को भी मौलिक अधिकार के समर्थन में अपना निर्णय दिया था। नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की व्याख्या और सुरक्षा की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की कानून की वैधानिकता का परीक्षण करने को शक्ति प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट को विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका कानून को रद्द कर सकती है। जो संविधान के विरुद्ध वो अनुच्छेद व उसकी धारणाओं की अवहेलना करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम मानी जाती है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी यानी फोर्सिबल होता है। केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मौलिक ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। एंड लास्ट हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी भारत की सुप्रीम कोर्ट का स्थिति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। संविधान की व्याख्या, रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, राज्यों के मध्य विवाद, दीवानी व फौजदारी अपीलें सुनने व राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्लोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। M.V. पायली के विचार में विविध तथा व्यापक शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को न केवल न्यायिक क्षेत्र में एक सर्वोपरि संस्था ही नहीं अपितु उस देश के संविधान तथा कानून का रक्षक भी बनाती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हो रही है, जैसे न्यायिक सक्रियता के तहत वो कार्यपालिका के क्षेत्रों में भी अपनी हस्तक्षेप कर रही है ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रख सके। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद 2/3 मेजोरिटी से न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के
कार्यक्षेत्र को सीमित भी कर सकती है। उपरोक्त के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अपने कार्यों का सत्यनिष्ठा से उसका पालन किया है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।